आज जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो देश में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं हों या ऐसी कोई भी घटना जो मानवता को शर्मसार करती है, ये हमें केवल कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि इंसानी सोच की जड़ों पर भी सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। हर अखबार, हर खबर, हर सुर्खी हमसे यही पूछती है, आखिर हम एक समाज के रूप में कहाँ चूक रहे हैं। आंकड़े इस सवाल को और गंभीर बना देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4.5 लाख अपराध दर्ज हुए, जो 2022 और 2021 के आंकड़ों से भी अधिक है। इनमें सबसे बड़ी संख्या पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता की है, जो कुल मामलों का लगभग 30% है। बलात्कार के 32,000 से अधिक मामले दर्ज हुए और यह सिर्फ दर्ज मामलों की बात है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि भारत में ऐसे अपराधों में से मुश्किल से हर 10वां मामला ही पुलिस तक पहुंच पाता है। यानी जो आंकड़े हमारे सामने हैं वे उस विशाल मौन पड़े दर्द का एक बहुत छोटा हिस्सा भर है। और यह सिलसिला सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। उसी रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी लगभग 9% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो 1,70,000 से ज़्यादा मामलों को पार कर गई है। यानी औसतन हर 3 मिनट में एक बच्चा किसी न किसी अपराध का शिकार बन रहा है। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये हमारे समाज के आईने में झलकती वे दरारें हैं जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सवाल उठता है, आखिर एक इंसान ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार कैसे होता है जो किसी और का जीवन उजाड़ दे? इसका जवाब सिर्फ कानून या पुलिसिंग में नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क की बनावट और हमारी परवरिश में भी छिपा है। हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का केंद्र है, हमें करुणा, संवेदना और जुड़ाव की अद्भुत क्षमता देता है। यही वह हिस्सा है जो हमें किसी के दुख में द्रवित करता है, किसी की मुस्कान पर मुस्कुराने पर मजबूत करता है, किसी अजनबी के आंसू देखकर भी हमारे आंखें नम कर देता है। लेकिन यही लिम्बिक सिस्टम जब क्रोध, हिंसा, लालच या विकृत सोच में और उससे के प्रभाव में आता है और हमारा विवेक यानी व्यक्ति का मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, नियंत्रण और निर्णय क्षमता के लिए जिम्मेदार है, उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। तब इंसान ऐसे फैसले ले बैठता है जो किसी दूसरे के जीवन पर गहरा अमिट घाव छोड़ जाते हैं। यही वह क्षण है जहां अपराध जन्म लेता है, न कानून की कमी से, न सिर्फ गरीबी या अशिक्षा से, बल्कि उस आंतरिक असंतुलन से जहां भावना तो तीव्र है लेकिन उसे थामने वाला विवेक कमज़ोर पड़ जाता है। और यह असंतुलन अचानक पैदा नहीं होता, यह सालों की परवरिश, परिवेश और समाज की चुप्पी से पनपता है। इसलिए केवल अपराधियों को दंड देना पर्याप्त नहीं है। दंड ज़रूरी है, न्याय ज़रूरी है, लेकिन वह इलाज नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया है। असली इलाज तो रोकथाम में है। हमें अपने समाज में बचपन से ही संवेदनशीलता, सम्मान, आत्मनियंत्रण और मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा। एक बच्चा जब घर में सम्मान देखता है तो वो सम्मान करना सीखता है। जब वो घर में हिंसा देखता है तो कहीं ना कहीं वह हिंसा को सामान्य मान बैठता है। परिवार, विद्यालय और समाज, ये तीनों मिलकर ही उस नींव का निर्माण करते हैं जिस पर आगे चलकर एक इंसान के चरित्र की इमारत खड़ी होती है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को गणित, विज्ञान, भाषा सब कुछ सिखाती है,
लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अब भी हमारे पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा नहीं बन पाई है। जबकि शोध बार बार यह साबित करते हैं कि जो बच्चे बचपन में सहानुभूति, धैर्य और आत्मनियंत्रण सीखते हैं, वे बड़े होकर न केवल बेहतर नागरिक बनते हैं बल्कि खुद भी मानसिक रूप से अधिक स्थिर और सुखी जीवन जीते हैं। दिल्ली लगातार तीसरे साल महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर बना हुआ है। यह आंकड़ा हमें यह भी बताता है कि शहरीकरण, आर्थिक तरक्की और आधुनिकता के अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक चाहे कितनी भी सड़कें बन जाएं, कितनी भी रोशनी लग जाए, अंधेरा मन के भीतर से नहीं मिटेगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता 3 स्तरों पर काम करने में है। पहला, परिवार के स्तर पर हर माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चे को सिर्फ सफलता की सीख नहीं, संवेदना की सीख भी देनी है। बेटे को यह सिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना बेटी को सुरक्षा के तरीके सिखाना। सम्मान, सहमति और सीमाओं का अर्थ बचपन से ही घर की भाषा का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरा, शिक्षा और संस्थानों के स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में मूल्य शिक्षा, लैंगिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य को केवल एक अतिरिक्त विषय नहीं बल्कि पाठ्यक्रम की रीढ़ बनाना होगा। काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को स्कूल स्तर से ही सुलभ बनाना होगा ताकि क्रोध या असंतुलन विकराल रूप लेने से पहले ही पहचाना और संभाला जा सके। तीसरा, समाज और व्यवस्था के स्तर पर पुलिस व्यवस्था को संवेदनशील और त्वरित बनाना होगा ताकि पीड़ित शिकायत दर्ज कराने से डरे नहीं। न्याय प्रक्रिया को तेज़ करना होगा ताकि दंड सिर्फ कागज़ों में ना रहे बल्कि समाज में एक स्पष्ट संदेश बने कि अपराध की कोई कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और साथ ही मीडिया और समाज दोनों को यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि वे पीड़ित को दोष देने की मानसिकता से बाहर निकलें और अपराधी की मानसिकता पर सवाल उठाएं। यह भी याद रखने योग्य है कि करुणा और संवेदना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जो समाज अपने बच्चों में एक ताकत भरता है वही समाज असली मायने में सुरक्षित, सभ्य कहलाने का हकदार होता है। एक स्वस्थ समाज की शुरुआत केवल तेज़ दिमाग से नहीं होती बल्कि संवेदनशील हृदय और संतुलित मन से होती है। बुद्धि हमें रास्ता दिखा सकती है लेकिन यह तय करना कि उस रास्ते पर सही दिशा में चलना है या नहीं, यह काम हमारे भीतर की संवेदना और विवेक का है। इसलिए आज जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो यह सिर्फ एक चर्चा नहीं, एक संकल्प होना चाहिए। हर घर में, हर स्कूल में, हर संस्था में संवेदनशीलता को उतनी ही गंभीरता से पढ़ाया और सिखाया जाए जितनी गंभीरता से हम अंकों और परीक्षाओं को लेते हैं। क्योंकि जब तक विवेक और भावना के बीच संतुलन नहीं बनेगा तब तक न कानून पूरी तरह काम करेगा न व्यवस्था। बदलाव की शुरुआत मन से होती है और मन को गढ़ने की जिम्मेदारी हम सब की है। धन्यवाद।